सारण गुरु के डिजिटल क्लास में सत्र 2026-27 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12 बायोलॉजी की कहानी शुरू कर रहा हूं और इसमें कहानी में आपको रोमांच आएगा और ज्ञान भी मिलेगा। अमूमन एक संरचना है जो हमारे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। हमारे जन्म और जीवन के जितने भी संस्कार हैं, इसके साथ साथ मृत्यु तक जो संरचना हमारे साथ जुड़ी हुई है मानवीय समाज में, उसका जीव वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करेंगे। वो संरचना क्या है? पुष्प। ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की फर्स्ट टॉपिक है, जिसकी कहानी हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस एंजॉय इट। फ्लावर। अमूमन अगर एक फ्लावर की बात जब करते हैं, कोई आपको एक पुष्प फ्लावर गिफ्ट देता है तो उसके कई तात्पर्य हम लोग निकालते हैं और विभिन्न प्रकार के पुष्पों को, फ्लावर्स की हमारे दैनिक जीवन में अलग अलग महत्ता है, लेकिन जीव विज्ञान में वो क्या है उसको देखते हैं। तो ये संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके विभिन्न भागों की बात करेंगे, उसके संगठन, कार्य, परागण और निषेचन में उसकी भूमिका को हम समझेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो बिना समय गंवाए हम लोग इस बात को शुरू करते हैं और इस कहानी में हम देखते हैं कि ये पुष्प की संरचना कैसे जीव विज्ञान में अपनी महत्ता रखती है। चूंकि हम लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं, हम ये जानते हैं कि सामान्य तौर पर जीवों में दो प्रकार के प्रजनन होते हैं, जो कि अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किसी भी जीव के वेजिटेटिव यानी कि कायिक भाग से होता है और उस प्रक्रिया में उसको किसी संरचना विशेष की आवश्यकता नहीं होती। क्लास 11th में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो लैंगिक जनन है, या ये हम कहें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का होना आवश्यक है। लैंगिक प्रजनन अगर हो रहा है तो लैंगिक प्रजनन के लिए, स्पेशल प्रजनन के लिए विशेष प्रकार के अंगों की आवश्यकता है और विभिन्न प्रकार के जीवों में ये अंग अपनी महत्ता रखते हैं और वो विशेष कार्य करते हैं। तो इसमें हमारा क्या उद्देश्य है? अधिगम जो लर्निंग हम करेंगे, क्या करेंगे? पुष्प की परिभाषा और प्रमुख विशेषताएं बता सकेंगे, इसके 4 मुख्य मंडलों की पहचान कर सकेंगे, पुंकेसर और स्त्री केसर की संरचना का वर्णन कर सकेंगे, जो कि प्रमुख भाग है लैंगिक प्रजनन का। इसके साथ ही साथ परागकोश, परागकण, वर्तिकाग्र और अंडाशय की भूमिका समझेंगे और पुष्प के विभिन्न भागों का प्रजनन से संबंध स्पष्ट करेंगे, क्या रिलेशन है। तो इसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पुष्प क्या है? एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द फ्लावर? तो ये परिभाषा हमारे सामने है। पुष्प एक परिवर्तित, मॉडिफाइड है, संघनित है, कंडेंस्ड है और विशिष्ट प्ररोह है, सूट है। हम जानते हैं कि वनस्पति पौधों के पूरे सिस्टम को, पूरे पार्ट को, बॉडी पार्ट को सिर्फ 2 सिस्टम में बांटा गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम दैट इज द अंडरग्राउंड पार्ट, रूट जड़, रूट कहें या जड़, तंत्र, ये तंत्र, ये अंडरग्राउंड पार्ट है। और दूसरा होता है शूट सिस्टम, जिसको हम हिंदी में प्ररोह कहते हैं, जो एरियल पार्ट्स हैं।
तो इस एरियल पार्ट का एक मॉडिफाइड रूप है क्या? फ्लावर, जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। ये फर्स्ट डिफिनेशन आप नोट कर ले। पुष्प एक परिवर्तित, संघनित एवं विशिष्ट प्रोरोह है जो लैंगिक जनन में भाग लेता है। अब इस पुष्प के क्या क्या हिस्से हैं इनकी बात करते हैं। पुष्प अक्ष है, ये मुख्य पुष्प का हिस्सा नहीं है, ये हम याद रखेंगे। ये पुष्प का आधार है, पुष्पासन थैलमस जिसको कहा जाता है, जिस पर पुष्प के विभिन्न मंडल क्रम से लगे रहते हैं। जैसे एक फ्लावर हम बनाते हैं या कहीं भी देखते हैं एक पुष्प की संरचना, तो एक लंबी सी डंठल होती है और उस डंठल आगे जाके ये थोड़ा सा विस्तृत रूप ले लेती है और ये विस्तृत रूप जो है, भाग जो है, उस पर पुष्प के सभी हिस्से रुके होते हैं, अवस्थित होते हैं। तो यही पुष्पासन या थैलमस कहा जाता है, ये हिस्सा थैलमस है। इसके बाद अब मुखमंडल पर हम आते हैं। मुखमंडल में दलपुंज, पुमंग, जायांग क्रमशः क्या क्या कार्य करते हैं? आकर्षण, सुरक्षा तथा नर मादा जनन कार्य से जुड़े होते हैं। दलपुंज होते हैं, बाह्य दलपुंज होगा, दलपुंज होगा। ये दोनों, ये सबसे बाहरी जो संरचना है, इसका सामान्यतः रंग जो होता है हरा रंग होता है। डिटेलिंग हम आगे करते हैं, चल रहे हैं। प्रजनन महत्व, पुष्पों में परागण, पराग अंकुरण और निषेचन के लिए आवश्यक संरचनाएं व्यवस्थित होती हैं। अब इसमें क्या क्या संरचनाएं हैं इनको एक एक करके हम डिटेल से देखेंगे। अब आ गए हम मेन पार्ट पर, जहां पुष्प के 4 प्रमुख मंडल की हम बात करेंगे। ये 4 हिस्से कौन कौन से हैं? फर्स्ट दैट इज द बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। सबसे बाहर का जो हिस्सा है बाह्य दल, कलेक्टिवली ये कहा जाता है कैलिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे बाह्य दलपुंज। यह बाह्य दलपुंज इंडिविजुअली अगर है, एक एक करके कहें तो सेपल्स है। ये एक है तो सेपल है, और ये सारे 1 2 3 4 5 6 हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर ये 6 जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये सब इंडिविजुअली सेपल है, कलेक्टिवली कैलिक्स है या बाह्य दलपुंज है। अब ये हरे रंग की संरचना होती है। ये सामान्यतः पत्ती के आकार के होते हैं, और जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होता है, कली की अवस्था में होता है, तो ये उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। जब कली खिल के फूल बनती है, फ्लावर बनता है, तो उस कंडीशन में भी ये बाहरी हिस्से में होंगे और ये सबकी सुरक्षा करेंगे बाहर से। इसके बाद द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, सबसे आकर्षक हिस्सा जो है वो है दलपुंज का। इसी से विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी आती है और अलग अलग उनके नाम दिए जाते हैं, उनकी विशेषताएं होती है, जो हमारे लिए मानव जीवन के लिए अलग अलग उसकी उपयोगिता होती है। हम उसको अलग अलग ढंग से इंगित करते हैं कि गुलाबी रंग का फूल है, पीले रंग का है, नीले रंग का है, उनके अलग अलग मतलब होते हैं। वो बातें हम लोगों को नहीं करनी है, हम बात करेंगे ये जीव विज्ञान के संदर्भ में। तो ये कलरफुल, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जहां पर कि रंग है और गंध है, जिससे कि फूल की पहचान है, उसकी हम चर्चा करेंगे दूसरे हिस्से में। तो ये कलरफुल जो पिंक कलर की संरचनाएं दिखाई गई हैं, जिन्हें पंखुड़ी, इंडिविजुअली पंखुड़ी नाम दिया गया है, पेटल्स, और इनका जो ग्रुप है दैट इज द कोरोला, दलपुंज। रंग गंध से परागणकर्ताओं को आकर्षित करती हैं।
आकर्षित करने का समझ रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, इन्हीं के द्वारा तो पॉलिनेशन होता है, परागकण की प्रक्रिया होती है, तो उनको आकर्षित करने वाला हिस्सा यही है दलपुंज। एक चीज यहां और ऐड कर लेते हैं, ये दोनों हिस्से जो बाह्य दलपुंज है और दलपुंज है, कैलिक्स एंड कोरोला, को सहायक अंग कहा जाता है पुष्प का। ये मुख्य अंग नहीं होते, ये सिर्फ परागण में उपयोगी होते हैं, परागण की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं, सुरक्षा करते हैं, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया या लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में ये प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते। ये दो हिस्से जो पुमंग और जायांग के हैं, दीज आर द एसेसरी पार्ट्स, आवश्यक अंग। तो आप इसको एडिशनल नोट में ऐड कर सकते हैं कि ये सहायक हो गए, ये सहायक अंग हैं पुष्प के, जबकि ये आवश्यक अंग इसमें जो कि प्रजनन की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। इंग्लिश में पुमंग दैट इज कैन बी कॉल्ड एंड्रोसियम, ANDROECIUM, एंड्रोसियम कहा जाता है, और ये जायांग जो है ये गाइनोसियम है, GYNOE, ध्यान रखिएगा, CIUM, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जो कि क्रमशः पुंकेसरों का समूह, नर युग्मक वाले परागकणों का निर्माण होता है। मेल गैमेट्स यहाँ बनते हैं, नर युग्मक यहाँ बनते हैं, और इन्हीं नर युग्मकों का स्थानांतरण होता है प्रजनन की प्रक्रिया में। ये दूसरा है जायांग, ये सेंट्रल पार्ट में लोकेट करेगा। स्त्री केसर या कार्पेल का समूह अंडक में बीजांड होते हैं और आगे फल बीज बनता है, जिससे फाइनली फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, उस अंडक के अंदर होगा। उसकी बात हम आगे चल के करते हैं। तो ये 4 पार्ट हो गए। अगर सर्कुल में हम इंडिकेट करना चाहें तो इसको हम अंग्रेजी में एक वर्ड यूज करते हैं होल, हिंदी में चक्र कह सकते हैं। तो सामान्य तौर पर एक पुष्प की संरचना में 4 चक्र होते हैं, 1, 2, 3 एंड दिस वन इज द 4। तो इसमें 3 and 4 ये एसेसरी हो गया, 3 हो गया एंड्रोसियम, 4 हो गया ये गाइनोसियम। फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 क्रमशः कैलिक्स और कोरोला है। ठीक है, ये क्लियर करिए। ये दोनों एसेसरी पार्ट्स हैं, ये नेसेसरी पार्ट्स आर इसेंशियल पार्ट्स, आवश्यक अंग हैं, इनके बिना प्रजनन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम एक एक करके सारी संरचनाओं को समझते हैं। क्या कहा जा रहा है कैलिक्स के बारे में, बाह्य दलपुंज के बारे में। बाह्य दलपुंज बाह्यतम पुष्पीय मंडल है, सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाइयां बाह्य दल कहलाती हैं। इंडिविजुअली क्या है, सेपल्स है इंग्लिश में। सेपल्स अधिकांशतः हरे रंग की तथा पत्ती जैसे होते हैं, पत्तियों की तरह की संरचना होती है देखने में। पुष्प की कली अवस्था में आंतरिक भाग की रक्षा करते हैं। कली जब है, बड है, उस समय इसकी सुरक्षा करने का काम है। कुछ पुष्पों में बाह्य दल पंखुड़ी जैसे या रंगीन भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि सब में हरे ही हो, कुछ में कलरफुल होते हैं। एक टर्म भी आएगा, इसके बारे में बताऊंगा। बाह्य दल जुड़े हों तो संयुक्त बाह्य दल पुंज, जो इनके मार्जिन्स हैं, ये किनारे अगर ये आपस में जुड़े हों इस तरह से, ये 2 उंगलियां हमारी दिखी, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, अगर ये जुड़े हैं मार्जिन्स इसके, तो उस कंडीशन में ज्वाइंट होंगी। अलग होंगी तो पृथक बाह्य दल पुंजी कहलाएंगी। इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये संयुक्त बाह्य दल पुंज है। ये और ये आपस में एक दूसरे से अलग हैं, तो इस अलग कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, पृथक बाह्य दल पुंजी कहे जाएंगे। ठीक है, ये अब आते हैं हम
कोरोला पर, कोरोला देखिए मोस्ट कलरफुल पार्ट। दलपुंज पंखुड़ियों से बना पुष्प का आकर्षक मंडल है। दूसरा साइकिल रिंग, पंखुड़ियों में रंग, गंध तथा मधुरस ग्रंथियां पराग कर्ताओं को आकर्षित कर सकती हैं। यही मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है, जिसमें रंग भी है, गंध भी है, और इसके साथ साथ क्या है, मधुरस है, जिससे कि हनी भी मधु बनाती है। मधुमक्खियां जो मधु बनाती हैं फ्लावर से, इसी पार्ट को सक करती हैं, और इसके साथ साथ वो पॉलिनेशन में भी हेल्प करती हैं। पंखुड़ियाँ जुड़ी हो तो संयुक्त दलपुंजी, वही बात है जिस तरह से हमने वाय दलपुंज की बात की। अलग हो तो पृथक दलपुंजी, यहाँ भी दिखाया गया है। इसमें ऑलमोस्ट सब ज्वाइंट्स ही दिखाए गए हैं। अगर एक अलग से इस तरह का कंडीशन हो तो ये पृथक दलपुंजी हो जाएंगी। कुछ वायु परागित पुष्पों में पंखुड़ियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित हो सकती हैं, बहुत मिनिमाइज होंगी। दलपुंज की पहचान में महत्वपूर्ण लक्षण देता है। ये फ्लावर की आइडेंटिफिकेशन का है ना, ये कि आइडेंटिफिकेशन यही है, पहचान यही है। एक कंडीशन और होती है, मैं बता दूं। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कैलिक्स को ना, कैलिक्स बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। तो इस बाह्य दलपुंज में और दलपुंज कभी कभी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है ना, आपस में जुड़ जाते हैं। ये उनमें अंतर करना संभव नहीं हो पाता, और उस स्थिति में अगर वो हरे रंग के हो गए, ग्रीन हो गए, हरे रंग के हो गए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्लॉयड, सेप्लॉयड। ठीक, और इसका उल्टा हो जाए, ये कैलिक्स का कलर कोरोला के कलर का हो जाए, कलरफुल हो जाए, अदर देन द ग्रीन हो जाए, तो उस कंडीशन में उस फ्यूजन को बोलते हैं पेटलॉयड। ये दो नाम आप याद कर लीजिए, सेप्लॉयड एंड पेटलॉयड। वह स्थिति जबकि वाह्य दलपुंज और दलपुंज में विभेद करना संभव नहीं होता, एक जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर हरे रंग के हो गए तो उनको बोलते हैं सेप्लॉयड, और अगर रंगीन हो गए तो पेटलॉयड बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर, दैट इज द एंड्रोसियम, पुमंग, नर जनन मंडल। ये इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी में याद रखना, DRO के बाद C नहीं आएगा, E आएगा। हमने पीछे भी बताया कि ANDROECUM। तो नर जनन मंडल जो है ये क्या है, पुमंग पुंकेसरों का समूह। प्रत्येक पुंकेसर एक नर जनन इकाई है। अब पुंकेसर ये है, ये चार पुंकेसर हमको दिखाई दिए जा रहे हैं। इनकी संख्या अधिकतम पौधों में, अधिकतम पुष्पों में बहुत ज़्यादा होती है, न्यूमेरस नंबर होता है, लेकिन कुछ में सीमित भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक नहीं होगा, ये बहुत सारे होते हैं। अब एक पुंकेसर की संरचना में दो हिस्से होते हैं। एक तो ये फिलामेंट की जरूरत, ये तंतु है, थ्रेड है, जो कि उसको फ्लावर से बेस से जोड़े रखता है। और दूसरा जो पीला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, ये परागकोश का हिस्सा है, जहां पर कि परागकण बनते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा है, पुंकेसर के दो मुख्य भाग हैं, तंतु फिलामेंट, पतली डंडी जो परागकोश को सहारा देती है। दूसरा परागकोश एंथर परागकणों का निर्माण और भंडारण का कार्य करता है। अब परागकोश क्या है, सामान्यतः द्विखंडी दो हिस्सों में विभाजित है। आगे चल के इसको हम डिटेल करेंगे। ये दो मुट्ठियां हमने चिपका ली, इस तरह की संरचना है द्विखंडी, और प्रत्येक खंड में दो परागकोश होते हैं। यानी कि इसमें कुल मिला के एक पुंकेसर में
परागकोशों की संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी। ये नर जनन अंग हो गए। अब इन नर जनन अंगों की स्थिति के बारे में, संरचना के बारे में देखिए। परागकोश की संरचना इंडिविजुअली हमने कहा था नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 संरचनाएं हैं। 4 परागकोश एक पुंकेसर पर पाए जाते हैं। परागकोश सामान्यतः द्विपालित होते हैं, बाइलोब्ड होगा, और दोनों पालियां संयोजक से, कनेक्टिव द्वारा जुड़ी होती हैं। ये जहां पर ये अलग दिखाया जा रहा है, ये दोनों अलग नहीं होंगी, यहाँ कनेक्टर होगा जो इसको जोड़ेगा, संयोजक। प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं, प्रत्येक में 2 हैं। इसलिए सामान्य परागकोश में 4 परागकोष्ठ होते हैं। परागकोश की दीवार परतें सुरक्षा तथा परिपक्वता में भूमिका निभाती हैं। आगे चल के उसको डिटेल करेंगे हम लोग। परिपक्वता पर परागकण बाहर निकलते हैं। जब मैच्योर होगा तो इससे बहुत सारे परागकण बनेंगे, ऐसे छोटे 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 छोटे। ये रैप्चर हो जाएगा मैच्योर होके, और तब ये परागकण इससे बाहर निकलेंगे और प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक। अब परागकण क्या है, पॉलिन ग्रेन क्या है, परागकण क्या है? परागकोश में बनने वाला नर युग्मकोभिद मेल गैमेटोफाइट का आरंभिक चरण, परिपक्वता पर नर युग्मक। अब ये जो गैमेटोफाइट है, गौर करना होगा, ये नर युग्मकोभिद जो है वो नर युग्मक बन जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, इसके बाद ये परागकण कहा जाएगा। बाहरी संरचना जो है, इसमें बाह्य भित्ति होगी एक्साइन की, आंतरिक भित्ति इंटाइन होता है। एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन पाया जाता है और अंकुरण छिद्र होते हैं। थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं, आगे डिटेल में पढ़ना ही है। जो स्पोरोपोलिनिन है, मोस्ट टफ मटेरियल है, मोस्ट टफेस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है नेचर में पाया जाने वाला, जो कि सामान्यतः बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ भी और एसिड या अल्कलाइन मीडियम में भी नष्ट नहीं होता। और ये इरेगुलर, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, ये एक अगर परागकण है तो इसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं ऊपर की ओर, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। ये जगह जगह पर, हम तो एक ही जगह दिखा रहे हैं, जैसे ये जगह है, यहाँ पर नहीं होगा, कई जगह पर ये एब्सेंट होता है। और वही जो स्थान होता है, ये अंकुरण छिद्र होते हैं, और पॉलन ट्यूब यहीं से बन के बाहर निकलेगा जब प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट्स जाएंगे, उसकी न्यूक्लियस आगे डिटेल करेंगे हम लोग। अब परागकण में क्या भूमिका? परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहा जाता है। पॉलन का ट्रांसफर, ये परागण कहा जाएगा। अब आते हैं फीमेल स्ट्रक्चर पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, गाइनोसियम, मादा जनन मंडल क्या है? जायांग एक या अनेक अंडक कार्पेल से बना होता है। ये सेंट्रल होल है, जो बीच वाला सबसे हिस्सा है, ये सेंट्रल होल है, दैट इज द मादा जनन मंडल। और इसमें एक होगा या एक से ज़्यादा भी अंडक हो सकते हैं। यूनिकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी वर्ड यूज होता है। यूनी अगर एक है तो यूनी, हम यूनी कार्पेलरी, और एक से अधिक होंगे तो मल्टी कार्पेलरी वर्ड हम देते हैं, टर्म देते हैं। अब इसके 3 प्रमुख भाग होंगे। एक कार्पेल के 3 पार्ट्स होंगे। एक होगा वर्तिकाग्र स्टिग्मा, सबसे ऊपरी ये टर्मिनल हिस्सा, चिपचिपा ग्राही भाग, ये रिसेप्टर है।
इसी पर आकर पॉलन लैंड करते हैं, परागकण इसी पर आकर गिरते हैं। जो परागकण को ग्रहण करता है और पराग अंकुरण के लिए उपयुक्त सतह देता है। जर्मिनेशन होगा यहीं पर, पॉलन जर्मिनेशन। सेकेंड पार्ट लंबा, ये इलांगेटेड पार्ट है, ये छड़ी की तरह। ये वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच की डंडी पराग नलिका के विकास की मार्ग, पराग नलिका जो डेवलप होंगे यहाँ पर, तो वो इसी के थ्रू आती हैं इस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए। तीसरा हिस्सा अंडाशय, जायांग का आधार, इसके अंदर बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो सकता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, अंडाशय और बीजांड। इसकी डिटेलिंग हम देख लें। तो अंडाशय, दैट इज द ओवरी एंड इनसाइड टू दैट ओव्यूल, अंग्रेजी में ओवरी एंड ओव्यूल। अंडाशय जायांग का सबसे निचला भाग है, ठीक है। अंडाशय की भीतरी सतह पर बीजांड लगे होते हैं, एक भी होगा और एक से अधिक होगा। बीजांड प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी जिससे कि ये प्लेसेंटा कहा जाता है, जिससे ये जुड़े हुए हैं। बीजांड में भ्रूणकोश विकसित होता है। अब देखिए मेन संरचना जो है वो भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक होती है, जिसमें अंडकोशिका सहित मादा युग्मकों भिद्ध पाए जाते हैं। यहाँ मादा युग्मक तैयार होगा इसके अंदर, किसके अंदर? भ्रूणकोश में, एम्ब्रियो सैक के अंदर। और निषेचन के बाद बीजांड बीज तथा अंडाशय फल बनाता है। ये पूरी संरचना जो है अंडाशय की है। तो अंडाशय है तो एक फल हो गया, ये फल बन गया। अब इसमें कितने बीजांड हैं? बीजांड की जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से बीज बनेंगे। सपोज कर लेते हैं यूनिकार्पेलरी, एक आम ले लो तो आम में एक ही गुठली पाई जाती है, एक बीजांड है। संतरा ले लो, उसमें बहुत सारे बीज पाए जाते हैं, वो मल्टी कार्पेलरी का एग्जाम्पल है। अमरूद ले लो, तो इस तरह की स्थिति होती है। अब बीजांड की मूल संरचना क्या है? बीजांड वृत्त फ्यूनिकल एक डंटल है। जिस तरह से फ्लावर पौधे के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तरह से बीजांड भी फ्यूनिकल के द्वारा ओवरी से जुड़ा हुआ है। बीजांड वरण इंटीग्यूमेंट, उसके ऊपर परत दर परत संरचनाएं होती हैं, दो होती हैं, आगे चल के बात करेंगे। न्यूसेलस भोजन का हिस्सा, जहाँ पर कि मुख्य रूप से भोजन होगा, उसके अंदर भ्रूणकोश तथा बीजांड द्वार माइक्रोपाइल होते हैं। अब ये संरचना बीजांड वर्ण डायग्राम में सिर्फ लीनियर डायग्राम हमने लिया है, समझना आसान होगा। सबसे बाहर बीजांड वर्ण, सबसे बाहर का ये परत इंट्यूगमेंट, इसकी संख्या सामान्यतः 2 होती है, जिसको बाह्य बीजांड वर्ण बोलते हैं या आउटर इंट्यूगमेंट बोलते हैं, अंदर वाले को इनर इंट्यूगमेंट बोलते हैं। इसके बीच में ये जो मोस्टली मैक्सिमम जो पार्ट होगा ये है किसका? न्यूसेलस का। और न्यूसेलस के बीच में ये भ्रूणकोश उपस्थित होगा और इसमें एक दरवाजा होगा, ये इंडिकेट किया गया है, ट्रायंगल बना हुआ है डायग्राम में। ये क्या है? बीजांड द्वार है। अब इसकी स्थितियां भी अलग अलग होती हैं अलग अलग पुष्पों में, उसकी बात आगे चल के हम लोग करेंगे। प्लेसेंटा क्या है? अंडाशय की वह संरचनाएं क्षेत्र जहां बीजांड जुड़े होते हैं, बीजांड जहां पर ओवरी में से जुड़े हुए हैं। महत्व क्या है? निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित होते हैं, ये हमेशा हमको याद रखना है। ओव्यूल सीड बनता है, बीजांड सीड बनता है, अंडाशय क्या बनता है? अंडाशय फल बनता है।
अब कहाँ आ गए? पुष्प का पुष्प क्रम से संबंध, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्प फ्लावर का, ये हम देख रहे हैं इसमें 6 फ्लावर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत ऊंचाई पर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ और नीचे हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन पॉइंट का है एक जगह है। तो ये पूरी संरचना क्या कही जाएगी? पुष्पक्रम कहा जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखिए, एक अकेला पुष्प एकल पुष्प हो सकता है या अनेक पुष्प मिलकर पुष्पक्रम बनाते हैं, यानी कि पुष्पों के फ्लावर्स के अरेंजमेंट, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज द इन्फ्लोरेसेंस। इसमें एक शब्द और याद रखिए जो टेक्निकल है कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, पुष्पों के डंठल पे व्यवस्थित होने की क्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्प क्रम में पुष्प एक समान अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। पुष्पों की व्यवस्था परागकण की दक्षता और आकर्षण को प्रभावित कर सकती है। ये सारी चीजें अलग अलग इम्पैक्ट डालती हैं किसमें? प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का। अब आते हैं हम इस एक फ्लावर के एलएस को ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे। एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हिंदी में अनुदैर्ध्य काट। एलएस में पुष्प के बाह्य से आंतरिक भागों का क्रम आसानी से देखा जा सकता है। अब इसको हम देखें, एक फ्लावर को हमने बीच से काटा, ये हमारे प्रैक्टिकल टास्क में भी है। तो ये है पेडिसल, ये डंठल है फ्लावर का, इसके पीछे कहीं इसका थैलमस होगा जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है सामने से, और सबसे बाहर बाह्यदल दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद ये पंखुड़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं जो कैलिक्स बना रही हैं। थर्ड रिंग है ये पुंकेसर का, ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं ये सारे, और सबसे सेंट्रल पार्ट में क्या है? स्त्री केसर है, दैट इज द, ये इसका अंडाशय यहाँ इंडिकेट किया गया है, ये इसका वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। तो ये एक फ्लावर का सेक्शनल व्यू है जिसको कि हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं, और इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में उसके बाहरी और आंतरिक दोनों भाग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, अब इनके कार्य, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पुष्प के भागों के प्रमुख कार्य। अब बाह्यदल क्या करता है? कली की रक्षा करता है। नेचर क्या है? सुरक्षात्मक है, ये सिक्योरिटी का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। पंखुड़ी यानी कि ये कोरोला कलरफुल पार्ट, आकर्षण, परागण में सहायता, परागण का कार्य कर रहा है। अब पुंकेसर मेल स्ट्रक्चर, नर जनन अंग, परागकण बनाना, नर जनन। वर्तिकाग्र, अब ये सब के सब, इसके बाद ये जो चारों हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं ये मादा जननांग है, उसकी ज़्यादा भूमिका है, इसलिए उसको अलग अलग सबके दिए गए हैं। वर्तिकाग्र परागकण ग्रहण करना, परागण में सहायता करता है। उसके बाद वर्तिका है, लंबी डंठल, पराग नलिका का ये मार्ग है, निषेचन की प्रक्रिया में सहायता करता है। अंडाशय बीजांड को धारण करता है, फल निर्माण, ये फल में बदल जाएगा। और बीजांड मादा जनन संरचना, ये बीज बनता है। तो ये अलग अलग हिस्से हैं फ्लावर्स के जिनके अलग अलग कार्य हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, याद करना आसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पुष्प से फल और बीज तक पूरी कहानी तो यही है, पुष्प के बनने का उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? फल बनना और बीज बनना। निषेचन के बाद पुष्प की कुछ संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, चेंजेज आएंगे। क्या होगा? पुष्प की जनन संरचना है, निषेचन होगा, अंडाशय में फल में परिवर्तित हो जाएगा, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या रखें, याद रखेंगे, याद रखें
अंडाशय सामान्यतः फल बनता है, जबकि बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। और रिमेनिंग पार्ट्स क्या होते हैं? एक सवाल आएगा कि हमने पिछले स्लाइड में, सॉरी, हाँ, इस स्लाइड में हम लोगों ने जो बात किया तो इसमें क्या था, इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिखाई दिए और इसमें अंतिम एंड प्रोडक्ट सिर्फ यही दो दिखाई पड़ रहा है, अंडाशय और बीजांड। ये बाकी हिस्से फॉल ऑफ कर जाते हैं, शेडिंग हो जाती है, गिर जाते हैं, नहीं रहते। कुछ स्थितियां में ये पाए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, याद पड़ रहा है? 2 एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। एक नाम ले लो टमाटर का और दूसरा बैगन का। सबने खाया होगा सब्जी। उन दोनों में देखा होगा कि जब फल आप खरीदते हो, बैगन खरीदते हो, तो उस पर डंठल लगी होती है, यानी कि डंठल, और उसकी ब्रांचेज भी होती हैं। ग्रीन कलर का एक कैप उस पर बना होता है। टमाटर के केस में भी यही होता है। तो ये इस केस में ये वायदल एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद रहते हैं। बाकी लोग तो ये बीच वाले चले जाते हैं, लेकिन ये वायदल रहता है। लेकिन सामान्यतः फलों में ये नहीं रहते। ठीक है, आते हैं अब पुष्प के प्रकार हैं। अवधारणाएं क्या है? उभयलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। एक ही पुष्प में पुंकेसर और जायांग दोनों पाए जाते हैं। उदाहरण गुड़हल और सरसों। एक टर्म और आएगा, हाँ दिया गया है, अपूर्ण पुष्प और पूर्ण पुष्प। तो इस कंडीशन में ये फ्लावर कैसा होगा? तो पूर्ण होगा। यहाँ ये कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, पूर्ण पुष्प, पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर। अगर इसमें से कोई एक हिस्सा उस फ्लावर में नहीं है तो उस कंडीशन में उसको कहा जाएगा अपूर्ण पुष्प। चारों में से कोई एक या अधिक मंडल अनुपस्थित हो तब। एकलिंगी बट नेचुरल अपूर्ण हो गया। क्या सिर्फ पुंकेसर होंगे या तो जायांग होगा? उदाहरण देखिए, पपीता, मक्का में नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। मक्का देखा है? मक्के में ऊपर जो टर्मिनल पोर्शन पे होता है वो मेल फ्लावर होते हैं। जो साइड में जो भुट्टा बनता है, बाल, वो फीमेल फ्लावर्स हैं। इसी तरह कुकुम्बर्स में भी, लौकी, भिंडी, तरोई वगैरह, इन सबों में भी एकलिंगी पुष्प ही पाए जाते हैं। पूर्ण पुष्प जिसमें चारों मंडल हैं और अपूर्ण। अब मुख्य बात क्या बता रहा है? पुष्प की संरचना को उसके प्रजनन कार्य से जोड़कर पढ़ना सबसे उपयोगी है। वही तो हम लोग कर रहे हैं। अब बता क्या रहे हैं? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। पुष्प को लैंगिक जनन के लिए विशिष्ट परिवर्तित प्ररोह क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लैंगिक जनन का कार्य ही कर रहा है। 4 मंडलों के नाम हम लोग पढ़ चुके। पुंकेसर के भागों के नामांकित चित्र बनाइए। ये सारा अगर काम आप कर लें तो फिर आपको एग्जामिनेशन में कोई टेंशन ही नहीं होगा। लेकिन करना नहीं चाहते ना, करो। कुछ पेन वर्क होना चाहिए, रीडिंग राइटिंग होना चाहिए, तो आप ज़्यादा अच्छा मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, क्विक रिवीजन। वाहिदल हो गया, सुरक्षा का कार्य करता है। पंखुड़ी आकर्षण का काम करता है। पुष्प परिवर्तित प्ररोह है। पुंकेसर परागकण बनाता है। जायांग बीजांड बनाता है। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं रोकते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग और होगी नेक्स्ट वीडियो में। और कॉन्टिन्यूसली आप जुड़े हमसे। हम प्रयास कर रहे हैं कि सारण गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए बने जो आपके सारे विषयों के लिए एक अच्छी जानकारी का स्रोत हो और आपको परीक्षा में बेहतर करने का मौका दे और सहयोग करे। थैंक यू, थैंक्स।